यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, जीन प्याजे ने सुझाव दिया कि, ठीक है। अब देखिए जो अभी आपका लेटेस्ट एग्जाम हुआ है 7 जुलाई को, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस से क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो उसमें कई बार रिपीट हुआ है, तो आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। देखिए सिंपल सा इतना ही पूछ रखा है कि जीन प्याजे ने सुझाव दिया कि, अब देखिए जो जीन प्याजे जो कि स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने एक चीज़ कहा है, क्या कहा है कि जो एक छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, और एक जो बड़ा सा व्यक्ति होता है, इनकी जो सोच होती है, जो इनकी थिंकिंग होती है, वो क्या होती है, मात्रा में समान होती है, ठीक है। मात्रा में समान का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितना आप सोच सकते हैं, ठीक है, जितना एक वयस्क व्यक्ति, एक अडल्ट व्यक्ति सोच सकता है, उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है। यानी जो मात्रा है सोचने की, ठीक है, वो क्या होती है, समान होती है। जितना आप सोच पाएंगे उतना एक छोटा बच्चा भी सोच पाएगा, ठीक है। बट जो प्रकार होता है सोचने का, जो तरीका होता है सोचने का, जो गुण होता है सोचने का, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, तो आप खुद सोचिए कि छोटा सा बच्चा है वो किन चीज़ों के बारे में सोच सकता है, अपनी चॉकलेट्स के बारे में सोच सकता है, ठीक है, खाने पीने की चीज़ों के बारे में सोच सकता है, अपने खिलौनों के बारे में सोच सकता है ना। बट एक वयस्क व्यक्ति, एक बड़ा व्यक्ति है, तो उसने दुनियादारी घूम ली है, ठीक है, तमाम तरीके की चीज़ें, जिम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, है ना। तो वो अपने घर के काम के बारे में, ऑफिस के काम के बारे में, या फिर बहुत तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में थिंकिंग कर सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा जीन प्याजे ने यही कहा हुआ है कि एक जो छोटा बच्चा और जो एक वयस्क व्यक्ति है, ये दोनों की जो सोचने की जो कैपेसिटी होती है, जो मात्रा होती है, ये तो समान होती है, बट प्रकार में अलग होती है, ठीक है। आप कुछ और चीज़ों के बारे में सोचते हैं और जो छोटा बच्चा होता है वो कुछ और चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा इतना ही था। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं और जो बच्चे होते हैं, उनकी जो सोचने समझने, जो तर्क करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। बट मात्रा क्या होती है, समान होती है। क्वांटिटी सेम होती है बट क्वालिटी नहीं, गुण नहीं। गुणात्मक रूप से बच्चों की थिंकिंग वयस्कों से अलग होती है, ठीक है, बट मात्रा में क्या होती है, समान होती है। यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भाषा विकास को सुशासित करती है। देखिए ये बात आपकी कहते हैं लेव वाइगोस्की। जो जीन प्याजे वो क्या कहते हैं कि जो हमारा थॉट होता है, जो हमारा विचार होता है, ये हमारी भाषा को जो है निर्धारित करता है ना। तो यहाँ पर ये नहीं होगा। बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। अभी मैंने आप लोगों के साथ में यही चीज़ डिस्कस की थी, जो बच्चों की सोच होती है ये वयस्कों से मात्रात्मक रूप से समान होती है, अलग नहीं होती है, ठीक है। जितना आप सोच पाएंगे उतना एक छोटा बच्चा भी सोच पाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, ये तो जीन प्याजे ने नहीं कहा हुआ है ना। फोर्थ क्या दे रखा है, बच्चे खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और जन्म के समय ना समझ होते हैं। तो देखिए ये भी बात बिल्कुल गलत हो जाएगी यहाँ पर। जो जीन प्याजे तो बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट मानते हैं, नन्हा वैज्ञानिक मानते हैं। ये कहते हैं बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ठीक है। और जो उनकी पहले वाली स्टेज है इंद्रिय गामक अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था, इसमें जो बच्चा होता है वो अपने सेंसेस का यूज करके चीज़ों को सीखता है, ठीक है। इन्होंने अपने ही बच्चों पर एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ था। तो यहाँ पर इसकी बात ये नहीं करते हैं, इसके बाद जॉन लॉक वगैरह करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, शिशु अवस्था 6 से 11 वर्ष। ये तो यहाँ पर पूरी तरीके से गलत दे रखा है। देखिए शिशु अवस्था में जो बच्चा होता है, यानी जो शिशु अवस्था में बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है, बट इसके साथ में दे रखा है 6 से 11 साल। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद में देखिए जो बाल्यावस्था होती है, जो चाइल्डहुड होता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो आपका हो गया अर्ली चाइल्डहुड, जिसे पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है। और एक आपका हो गया लेटर चाइल्डहुड, यानी कि माध्यमिक बाल्यावस्था या फिर मध्य बाल्यावस्था के नाम से भी इसको जानते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो 6 से लेकर के 11 साल तक का होता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो दे रखा था माध्यमिक बाल्यावस्था, तो इसमें जो बच्चा होगा कितने साल तक का होगा, 6 से लेकर के 11 साल तक का होगा, ठीक है। बट यहाँ पर 2 से 6 साल दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो 2 से 6 साल तक का बच्चा होगा वो तो पूर्व बाल्यावस्था में आ जाएगा, है ना। इसके बाद में सी वाला क्या दे रखा था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से अधिक। बिल्कुल सही यहाँ पर दे रखा है। जो प्याजे की 4th वाली स्टेज है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें जो बच्चा होता है वो 11 साल से ज़्यादा का होता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके साथ में क्या दे रखा था, पूर्व संक्रियात्मक चरण जन्म से 2 वर्ष। अब देखिए जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, इसमें भी बच्चा 2 से लेकर के 6 साल या फिर 2 से लेकर के 7 साल का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है जन्म से 2 साल, और ये जो है जीन प्याजे की 2nd वाली स्टेज होती है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट दे रखा था। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर
यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है। अब देखिए जो लॉरेंस कोहल वर्ग है जिन्होंने कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी, इन्होंने नैतिक विकास के 3 लेवल बताए, यानी कि 3 इन्होंने स्तर बताए और 6 अवस्थाएं बताई। ठीक है, 6 अवस्थाएं बताई। कई बार आपके एग्जाम में ये भी पूछ जाता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने लेवल यानी कि कितने स्तर बताए हुए हैं और कितनी अवस्थाएं बताई हुई हैं। तो 3 लेवल इन्होंने बताया और 6 अवस्थाएं, यानी कि एक लेवल में इन्होंने 2-2 अवस्थाएं बता रखी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है लॉरेंस कोहलबर्ग की, इसकी आलोचना क्यों हुई थी, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यह चरणों को निर्दिष्ट नहीं करता। तो अभी मैंने आप लोग के साथ में यही चीज़ डिस्कस की थी कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 लेवल और 6 अवस्थाएं बताई थी, यानी कि इन्होंने चरणों में विभाजित किया था। बट यहाँ पर दे रखा है कि चरणों में इन्होंने निर्दिष्ट ही नहीं किया, चरणों की बात ही नहीं की। तो ये तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन क्या दे रखा है, यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग जो इनकी थ्योरी की क्रिटिसिज्म की गई, जो आलोचना की गई, वो इनकी ही शिष्या कैरोल ग्रिगन के द्वारा की गई। तो कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो लॉरेंस कोहलबर्ग इनकी थ्योरी की आलोचना किसके द्वारा की गई थी, तो इनकी ही शिष्या कैरोल ग्रिगन के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब देखिए जो कैरोल ग्रिगन है, इन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी की आलोचना की क्यों। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो उन्होंने मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ये एक जेंडर बायस थ्योरी है। ठीक है, इन्होंने सिर्फ मेल के ही सैंपल को लिए थे, फीमेल के इन्होंने सैंपल ही नहीं लिए, क्योंकि देखिए जो लड़के होते हैं और जो लड़कियाँ होते हैं, इनके सोचने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो अगर इन्होंने फीमेल के प्रोस्पेक्टिव को भी लिया होता, फीमेल के नज़रिए को भी लिया होता, तो यहाँ पर जो इनका सिद्धांत होता है वो कुछ और होता। ठीक है, बट यहाँ पर सिर्फ इन्होंने मेल के ही सैंपल लिए थे, यानी कि पुरुषों पर ही एक्सपेरिमेंट किए, फीमेल पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए ही नहीं, उनके विचार को जानने की कोशिश ही नहीं की। तो इसलिए इनकी शिष्या कैरोल ग्रिगन के द्वारा इनकी थ्योरी की क्रिटिसिज्म की गई, आलोचना की गई, है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ये जो थ्योरी है वो नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। ठीक है, यह प्राकृतिक स्थितियों में बच्चों के सहभागी अवलोकन का उपयोग करता है। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी। ये जो है आपके लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी की आलोचना नहीं है, बल्कि एक अच्छी बात है। ठीक है, यह नैतिक विकास का एक निश्चित क्रम नहीं देता है। तो ये भी बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है। इन्होंने नैतिक विकास के जो है एक निश्चित क्रम बताया हुआ है, इन्होंने 3 स्तर बताए हुए हैं, 6 स्टेज बताए हुए हैं, है ना। तो ये भी बात यहाँ पर गलत है। इनकी आलोचना क्यों गई थी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो थ्योरी थी वो जेंडर बायस थ्योरी थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेव वाइगोस्की का मानना था कि बच्चे को जो प्रस्तुत किया जाता है वे निष्क्रिय रूप से पुनरुत्पादन करते हैं। तो ये बात देखिए लेव वाइगोस्की मानेंगे ही नहीं, क्योंकि इनका संबंध किससे, रचनावाद से। ठीक है, और ये क्या कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ठीक है, कुछ एक्टिविटी के थ्रू। कहाँ से सीखता है, समाज से सीखता है, संस्कृति से सीखता है, लैंग्वेज के थ्रू चीज़ों के बारे में जानता है, सीखता है। ठीक है, और जो बच्चे की संस्कृति होती है वो एक टूल की तरह काम करती है, एक उपकरण की तरह काम करती है बच्चे को सीखने में, है ना। तो ये बच्चा निष्क्रिय इसकी बात करते ही नहीं है। बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। बिल्कुल सही बात यहाँ पर हो जाएगी। इन्होंने एक वर्ड की बात की है, स्कैफोल्डिंग। ये क्या कहते हैं कि एक तरीके से जैसे कि मान लीजिए आप सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर क्या करूँ, एक टेम्प्रेरी हेल्प दे रही हूँ, कुछ टाइम के लिए हेल्प दे रही हूँ। ऐसे थोड़ी कि मैं जाऊँगी वहाँ पर एग्जाम देने, ठीक है, मैं आपका वहाँ पर हेल्प करूँगी, नहीं, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बता रही हूँ, बाकी माइंड में तो चीज़ें आपको ही रखनी है। तो मैं क्या करूँ, आपको एक तरीके से स्कैफोल्डिंग प्रदान कर रही हूँ। तो इसी तरह जो बच्चा होता है, ठीक है, उसको जो बड़े व्यक्ति होते हैं सिर्फ गाइड करते हैं, बच्चा चीज़ों को खुद सीख रहा होता है ना। तो उसी को जो लेव वाइगोस्की वो क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं, टेम्प्रेरी हेल्प बोलते हैं, है ना। बच्चे बड़ों की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं, यानी अगर आपने बच्चों को गाइड कर दिया तो बच्चा जो है उन चीज़ों के बारे में खुद नॉलेज इकट्ठा कर लेता है। ये बात कहते हैं आपके लेव वाइगोस्की। तो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। बाकी सी ऑप्शन क्या दे रखा है, बच्चे उद्दीपक व प्रतिक्रिया का अनुकूलन करके सीखते हैं। ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। देखिए जो उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत है ये आपका थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, ठीक है, इसकी बात लेव वाइगोस्की नहीं करते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें उपयुक्त भौतिक इनाम प्रदान किया जाए। देखिए जितने भी व्यक्ति ऐसे हैं जो कि कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद से संबंध रखते हैं, तो ये ना ही पुरस्कार की बात करेंगे, ना ही दंड की बात करेंगे, और ना ही बच्चे के निष्क्रिय होने की बात करेंगे। जैसे कि जीन पियाजे हो गए, लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए, लेव वाइगोस्की हो गए, है ना। तो ये भी आपका यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में डैश
जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों की बहुत महत्ता दी है। तो अभी यही चीज़ के बारे में मैंने आप लोग साथ में डिस्कस किया हुआ था। जो लेव वाइगोस्की किसकी बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, ठीक है। जो बच्चा होता है उसके सीखने में उसके समाज की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके चीज़ों के बारे में जानता है, सीखता है। इसके अलावा इन्होंने किसको महत्व दिया था, संस्कृति। संस्कृति क्या होती है, बच्चे के सीखने में एक टूल की तरह काम करती है, एक उपकरण की तरह काम करती है, ठीक है। बट यहाँ पर तो आपको कहीं भी किसी भी ऑप्शन में संस्कृति देखने को मिल नहीं रही है, ठीक है। बट यहाँ पर एक वर्ड की इन्होंने और बात की है, लैंग्वेज, भाषा, ठीक है। ये क्या कहते हैं, जो भाषा होती है वो हमारे विचार को निर्धारित करती है, बच्चे को सीखने में हेल्प करती है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर, कैलेंडर, मोबाइल की इन्होंने बात ही नहीं की है, ठीक है। और आपको तीनों वर्ड में से एक वर्ड देखने को मिल गया यहाँ पर, क्या, लैंग्वेज। तो आपको इस ऑप्शन की तरफ चले जाना है। जो लेव वाइगोस्की किसकी बात करते हैं, 3 चीज़ों की बात करते हैं, समाज, संस्कृति और कल्चर की। इसको एक ट्रिक के थ्रू आप याद रख सकते हैं, SCL, ये नोट्स में भी मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। यानी कि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, इन तीनों की बात कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों का सीखना इनाम व सजा के प्रयोग से नियंत्रित होता है। देखिए, अगर बात हो प्रगतिशील कक्षा की या फिर समावेशी कक्षा की, इंक्लूसिव एजुकेशन की, ठीक है, या फिर चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन की, NCF की, NEP की, तो ये सभी किसकी बात करते हैं, कि जो बच्चा होता है इसको इनाम, ठीक है, या फिर दंड के थ्रू नहीं सिखाना है चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि बच्चा फिर लालच में आकर के चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है ना। बच्चा अपने इंटरेस्ट के लिए किसी चीज़ को सीखे, इस तरीके का माहौल क्रिएट करना है ना। बच्चे को सख्त निगरानी में रखना चाहिए, वो अनगम्य पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। देखिए, जो पाठ्यचर्या होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसमें चेंज भी लाएं, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि बच्चों पर सख्त निगरानी रखे, बच्चे क्या होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए अपने क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है, अपनी जो भी चीज़ें उनके अंदर है वो उसको व्यक्त करने के लिए। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। सीखने को सुशासित करने के लिए वेधन व अभ्यास की विधि का पालन किया जाता है। देखिए, ये तरीका भी बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे टाइम पे होता क्या था कि कुछ टीचर तो ऐसे थे जो कि बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करते थे, बताते थे, चीज़ें एक ही बार में समझ में आ जाती थी। बट वहीं पर कुछ टीचर ऐसे भी थे जो कि क्लासरूम में आते थे और तुरंत ही बुक खोल के कहते थे चलो लिखो, ठीक है, स्टार्ट हो जाओ। उसके बाद में उस चीज़ को लिखो, फिर कहते थे कि इसको कल हम सुनेंगे, इसको याद करके आना। फिर हम लोगों की जो थिंकिंग होती है वो यहाँ पर डेवलप नहीं होती है। उस टाइम जो चीज़ें टीचर ने लिखवा दी बच्चों को, फिर बच्चा उसी चीज़ को बार बार रिपीट करता है, दोहराता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे क्लासरूम में जो कि एज इट इज़ उन चीज़ों को रट के आ भी जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे की थिंकिंग होती है वो डेवलप हो ही नहीं पाती, बच्चा खुद का दिमाग यूज़ ही नहीं करता है। जो टीचर ने बता रखा है, जो टीचर ने उसको पढ़ा रखा है, सिर्फ उसी को वो रट के सुना देता है ना। ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, मेरे आसपास कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अभी कुछ दिन पहले ही प्रोजेक्ट कार्य मिला हुआ था। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि दीदी क्या डिज़ाइन करें। तो यहाँ पर मैंने उनको कई सारी चीज़ें दिखाई दी, तो उनको वोल्केनो पसंद आया हुआ था, तो उन्होंने वोल्केनो को डिज़ाइन किया था, ठीक है। तो वहाँ पर किस तरीके से डिज़ाइन करना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी उसमें, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सब कुछ उन्होंने मतलब मुझसे पूछा था। फिर उनके जो फ्रेंड्स थे उनसे भी पूछा था। तो वहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, सहयोग से चीज़ों को सीख रहा है, उस चीज़ को खुद डिज़ाइन कर रहा है, उन चीज़ों के बारे में खुद जानेगा किस तरीके से एक्टिविटी करती है वोल्केनो, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। तो यहाँ पर जो बच्चा है उसकी जो लर्निंग हो रही है वो एक्टिव लर्निंग हो रही है। बच्चा एक्टिव हो, उसको इंटरेस्ट आ रहा है, सीखने में मज़ा आ रहा है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल सही तरीका होता है जब बच्चा जो है सीखने का उनका आधार प्रत्यक्ष रूप से होता है। बच्चा उस चीज़ को खुद कुछ एक्टिविटी करके देख रहा होता है, सीख रहा होता है, ठीक है, अनुभव करता है, खुद एक्सपीरियंस करता है उस चीज़ों को कि अच्छा इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, ये चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। संवाद करता है, अपने दोस्तों से बातचीत करेगा, ठीक है, अपने आस पड़ोस से, मतलब मान लीजिए जैसे कि मैं हूँ तो मैं मतलब उन लोगों को जो भी चीज़ें, जो भी हेल्प चाहिए रहती है बता देती हूँ। तो इसलिए वो मतलब ज़्यादा मेरे पास आते हैं कि दीदी मुझे ये चाहिए, ये बता दीजिए, ठीक है। तो वो मुझसे बातचीत हमेशा करते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही तरीका होता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपने भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं। अब देखिए, जो हार्वर्ड गार्डनर है जिन्होंने कि मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया, वहीं से रिलेट करके आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है। इन्होंने सिंपल सी 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात की है। वैसे तो इन्होंने 11-12 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात की है, बट जो आपके NCERT के बुक्स में दे रखा है आपको उतना ही पढ़ना है। तो 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में ही इन्होंने बात की है, आपको यही ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, तर्क गणितीय बुद्धि। अब जो इनका 8 प्रकार है उसमें आपका एक प्रकार आता है तर्क गणितीय बुद्धि। इस वाले व्यक्ति के अंदर होता क्या है कि लॉजिक करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, हर चीज़ के पीछे तर्क खोजेंगे, लॉजिक खोजेंगे, है ना। तो उन व्यक्तियों के अंदर कौन सी बुद्धि होती है, तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। तो क्या इसकी बात यहाँ पर की है, बिल्कुल नहीं की है, ठीक है।
शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। देखिए जो शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है इसकी अपनी बॉडी पर एक अच्छा खासा कंट्रोल होता है, या फिर जो ऑब्जेक्ट वो यूज कर रहा होता है, जो वस्तु वो यूज़ कर रहा होता है, उसको किस तरीके से रोटेट करनी है ना, किस तरीके से यूज़ करनी है, कहाँ पर किस डायरेक्शन में उसका यूज करना है, ये सभी चीज़ें जो है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति के पास में होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, जो लोग बैडमिंटन खेलते हैं, जो लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, जो लोग सर्कस में काम करते हैं ना, उनके पास ये वाली बुद्धि होती है। अंतः व्यक्तिक बुद्धि, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। देखिए जब भी इंट्रा पर्सनल की बात हो, ठीक है, एक आपका होता है इंटर पर्सनल, ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। देखिए एक होता है आपका इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस और एक होता है आपका इंट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा इंटरनेशनल हाईवे वगैरह। इंटर की जब भी बात हो तो वहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की बात होगी, ठीक है। जब व्यक्ति 2 या 2 से अधिक, ठीक है, व्यक्तियों के मनोभाव, स्वभाव, दशा के बारे में समझ पाए, ऐसे जो मनोवैज्ञानिक वगैरह होते हैं, तो आपके मन में क्या चल रहे हैं, विचार क्या चल रहे हैं आपके मन में, ठीक है, वो तुरंत ही बता देंगे, है ना। तो वह आपके बारे में बता पा रहे हैं, यानी कि दूसरे व्यक्ति के बारे में बता पा रहे हैं, तो आपका क्या होगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आ जाएगा। बट जब भी इंट्रा की बात हो तो इंट्रा यानी कि खुद के बारे में बताना, है ना। जैसे कि जो गौतम बुद्ध है, उनकी अपने खुद के ऊपर नॉलेज हो गई थी, अपने खुद के ऊपर ज्ञान हो गया था, उन्होंने हासिल कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि अपने भावनाओं के बारे में गहराई से जानने और अपने गुणों को पहचानना, तो वो कौन से इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति के अंतर्गत आ जाएगा, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। भाषाई बुद्धि, देखिए जिनकी अपनी भाषा पर एक अच्छी पकड़ होती है, अपने लैंग्वेज के थ्रू दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि वकील हो गए, नेता हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो पत्रकार होते हैं उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि होती है। मैंने हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी आप लोगों को करा रखी है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरी थ्योरी वाली क्लासेस मिल जाएंगे, इसमें कि मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को बताया हुआ है। आगे देखते हैं, कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुशासित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है। व्यवहारवादी, तो देखिए यहाँ पर जो व्यवहारिस्टिक है, ये तो सिर्फ उद्दीपक अनुक्रिया की बात करते हैं, ठीक है, पुरस्कार और दंड जैसे वर्डों की बात करते हैं, तो ये नहीं होगा। सूचना संक्रमण, नहीं, ये भी नहीं होगा। सामाजिक सांस्कृतिक, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या रखा है, भाषा को संज्ञान को सुशासित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जाता है। तो इन 3 चीज़ों की बात किसने की है, यानी कि समाज, संस्कृति और कल्चर की बात किसने की हुई है, सॉरी, समाज, संस्कृति और लैंग्वेज की बात किसने की हुई है, लेव वाइगोस्की ने, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को मिल गया सोसाइटी, कल्चर, और यहाँ पर दे रखा है लैंग्वेज, है ना। ये क्या कहते हैं, जो समाज होता है, जो संस्कृति होती है, जो भाषा होती है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में हेल्प करती है, ठीक है, बच्चे को सीखने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनोगतिशील आपका यहाँ पर नहीं होगा। आगे देखते हैं, कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी रणनीति नहीं है, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना, तो ये तो एक प्रभावी रणनीति है कि बच्चे के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ क्या है, ठीक है, किस तरीके के समाज से बच्चा आ रहा है, किस तरीके की उसकी संस्कृति है, ठीक है। तो ये बच्चे को सीखने में हेल्प करेगी, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सी एक प्रभावी रणनीति नहीं है। छात्रों की विविध पृष्ठभूमियों के अनुरूप शिक्षा शास्त्र, बिल्कुल सही दे रखा है। देखिए जो बच्चा होता है वो अलग समाज, अलग संस्कृति से आया हुआ रहता है, ठीक है। तो अगर हम उसके अनुरूप उसको शिक्षा शास्त्र प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पर हर एक बच्चा चीज़ों को सीख पाएगा, उसके बारे में जान पाएगा। तो ये भी सही दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे विविध उदाहरण प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण हो, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। मतलब कि जैसे बच्चों के सामने ऐसे एग्जाम्पल की प्रस्तुत की चीज़ों की बच्चे के लिए क्या मीनिंगफुल हो, ठीक है। तो इससे भी बच्चे को सीखने में हेल्प मिलती है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को जो है आप रियल लाइफ से रिलेट करके कुछ एग्जाम्पल दे दिए, तो बच्चे को फिर वहाँ पर सीखने में दिक्कत नहीं होती है, बच्चा उन चीज़ों को रिलेट कर पाता है अपने समाज और संस्कृति से, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही दे रखी है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर दे रखा है निर्देशों के मानक सेट कर उपयोग करना और शिक्षार्थी की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना, यही जो है बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा, और यही आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत था, पूछा ही था कि कौन एक प्रभावी रणनीति नहीं है। तो यही वाली एक जो है एक प्रभावी रणनीति नहीं होगी कि हम बच्चे की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को बिल्कुल इग्नोर ही कर दें, उसकी अनदेखी कर दें, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है, फिर आप बच्चे को चीज़ें सिखा नहीं पाएंगे। जो NAP और NCEP वो क्या कहता है कि बच्चों को चीज़ें उसके समाज और संस्कृति से रिलेट करके बताइए। तो जब तक आप उसके समाज और संस्कृति के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक आप वहाँ से चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, मानकीकृत, व्यापक, रचनात्मक, गुणात्मक। देखिए जो आकलन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फॉर्मेटिव होना चाहिए, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही कर लेना चाहिए। फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, कई पक्षों में बच्चों का आकलन करना, सतत रूप से बच्चों का आकलन करना, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका
राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे की जो क्लासेस है इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इसके अलावा देखिए अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आ जाता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का जो है रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।